अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुजम्मिल सुरवर्दी। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद बिलावल कह रहे हैं कि अब सिर्फ दो ही जमातों के दरमियान मुकाबला है, शेर और तीर का मुकाबला है और दरमियान में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने आज अपना पहला जलसा किया है उकाड़े में। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि नून लीग अवाम में कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी कि आज उकाड़े का जलसा आप देख लें कि ऐसे जाएगी जैसे आज उकाड़े का जलसा हुआ है। वहाँ मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। बहरहाल मुल्क में एक तरफ इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है, दूसरी तरफ एक सियासी जमात आउट हो गई है। इसी पर आज बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, आपको लगता है कि मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, दरमियान में कुछ नहीं है, अब बस तीर और शेर होगा हर जगह? मुजम्मिल बिलावल ये बयान है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है या फिर ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता खुद फरेबी है। मैं आपको बताऊँ मुजम्मिल, मेरा इंतखाबात का पहला तजर्बा आज से कोई 40 बरस कबल 1983 के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का था, जो कि नॉन पार्टी गैर जमाती बुनियाद के ऊपर वो हुए थे। मेरा एक रिश्तेदार गुजरात की तहसील फालिया से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहा था, तो मैं देखने चला गया कि क्या होता है इलेक्शन के अंदर, किस तरह से गाँव के अंदर इलेक्शन लड़े जाते हैं। वहाँ मुजम्मिल जो मुझे पहली बात समझ में आई कि तहसील फालिया के जितने भी गाँव में मैं गया, वहाँ तमाम लोगों को जो उम्मीदवार था उनका गैर जमाती बुनियाद के ऊपर खड़ा था अपना अपना निशान लेकर, लेकिन उनको उसकी भी सियासी तारीख का पता था उम्मीदवार की, उसके पूरे ख़ानदान की सियासी तारीख का पता था, उसको ये भी पता था कि ज़ियाउल हक़ के आने से पहले ये कौन सी सियासी जमात के साथ था, और उनको लोगों को ये भी बड़ा अच्छा अंदाज़ा था कि कल को अगर सियासी जमातों को वापस इंतखाबी मैदान में उतरने दिया जाए तो वो किस सियासी जमात के साथ वो वाला उम्मीदवार जो है वो खड़ा होगा। हर इंतखाबी उम्मीदवार का निशान उसके अंदर था। तो ठीक है, बल्ला छिन गया है, तहरीक इंसाफ से बड़ी बहस हुई है 2 दिन उसके ऊपर इस मुल्क के अंदर, लेकिन अगर कोई उसका नतीजा ये निकालना चाहे कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वो उनका मुकाबला आसान निस्बतन हो गया है या वो मुकाबले में रहे ही नहीं हैं, ये मेरा ख्याल है जी, यहाँ तो खाम ख्याली हो सकती है या खुद फरेबी हो सकती है। हर इंडिविजुअल हल्का, हर इंतखाबी हल्का जो है वहाँ पर आप किसी को जो मर्जी निशान दे दें, चिड़िया, फाख्ता, उकाब या जिस तरह के निशानात अभी हम देख रहे हैं, किसी को बोतल मिली है वो उसके ऊपर कुछ नहीं है कि वो कैसे जाके अपने अवाम में कहेगा कि बोतल को वोट दो। निशान आप कोई भी दे दें, हल्के के अंदर, उस हल्के के अंदर सबको पता होगा कि कौन सा निशान है जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का निशान है, और मैं नहीं समझता हूँ कि उसका बहुत खातिर खा इंतखाबी नताइज के ऊपर असर हो सकता है। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं कि अब सिर्फ तीर और शेर ही मैदान में रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़रा गौर करें सूरत हाल के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने, जहाँ तक मैंने उनकी सियासत देखी, आपको पता है कि मुझे उनकी तर्ज़ सियासत से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो बेहतरीन सियासी फ़ैसला उन्होंने किया है कि वो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वो इंतखाबी मैदान छोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर उतरेंगे ज़रूर, आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए उतरेंगे, और जब तक वो मैदान में हैं ये मुकाबले में रहेंगे। किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि अब मुकाबला 1 या 2 या 3 सियासी जमातों तक महदूद रह गया है। ये आज़ाद उम्मीदवार भी उनको एक टफ टाइम देने के काबिल हैं, और ये हमें 8 फरवरी को नज़र आएगा। जी अंबर, आपको क्या लगता है कि आप तो आमिर साहब से अक्सर ही मुत्तफिक होती हैं, कोई आज कर लें अंबर मेरे से इख्तलाफ आप प्लीज। मेरी जुर्रत नहीं, मेरा तो इस पे मौक़िफ़ यही है कि अब आप देखें कि इस वक्त जो इंतखाबी निशान छिन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बार बार सब यही बात कर रहे थे कि इस पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी माशाल्लाह
जब ट्विटर पे खैर मकदम करता है इस किस्म के फैसलों को, तो इट डजंट हेल्प इट्स कॉज ईदर। लेकिन फोकस क्योंकि तवज्जो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज फ्रंट रनर है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी और ज़ाहिर है मद्दे मुकाबिल ज़्यादा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही पंजाब में ख़ास तौर पर, तो फिर सबसे बड़े बेनिफिशरी इस फैसले के वही होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में उससे यही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी हुई है इस फैसले की, और वो किस तरह से हुई है। उनका है एंटी नवाज एंटी PMLN वोट। और आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुहिम पे जा रहे हैं, जो तकारीर कर रहे हैं अपने जलसे जुलूसों में, बार बार हिट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर और नवाज शरीफ पर बिलखुसूस। यही देखें जो बलूचिस्तान में उन्होंने जो जलसा किया था, जो उन्होंने बात की थी कि नाकाम 3 बार नाकाम हो चुके हैं वज़ीर आज़म, कुछ नहीं दिया आपको। और ये इलेक्शनियरिंग में ऐसा होता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको बार बार हिट करें। और इससे पहले भी ये जो बलूचिस्तान में तकरीर की थी, उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अब मुकाबला खासतौर पर पंजाब में तीर का और शेर का है। तो अब देखें, मैं तो समझती हूँ ये जो फैसला बहुत, जैसे हमने बात कर ली है कि नुकसान किसको हुआ, जमहूरियत को हुआ, इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा हुआ, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर पॉलिटिकल बेनिफिशरी मैं समझती हूँ इस फैसले की है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, आपको लगता है पॉलिटिकल बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी है? देखिए, ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर उनको भी फायदा हुआ है, उनका भी कंपेरेटर जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। लेकिन क्योंकि एंटी नवाज एंटी PMLN वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे ख्याल में कि ज़्यादा बेनिफिशरी वो है। देखें आमिर साहब, आपको लगता है कि PTI के जो लोग चाहे बोतल पर लड़ लें, चाहे व्हील चेयर पर लड़ लें और जो कुछ कर लें, वो उसके बावजूद पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और वो उसके बावजूद एक अच्छा कॉन्टेस्ट देंगे और सीटें जीत भी सकते हैं? जी, मेरा तो यही राय है। बिल्कुल, आपकी यही राय है और मैं समझता हूँ कि आपकी ये राय गलत है। पहली बात कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे वो PTI छोड़ चुके थे। जो जिनकी आपने मिसाल दी कि उनके दादे का पता होता है, उनके बाबे का पता होता है, आप हालिया में गए, वो जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिवायती कैंडिडेट्स हैं, वो 70% PTI को छोड़ चुके हैं। अब जो PTI ने कैंडिडेट्स दिए हैं, उनका शहर में किसी को अता पता नहीं है कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं, ये कैसे लैंड किए हैं। ये अननोन लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, इनकी कोई सियासी फुटिंग अपने हलकों में मौजूद नहीं है। इनकी वाहिद सियासी फुटिंग बल्ले का निशान था जो इनसे छिन गया है। लिहाजा ये जो वकला में या और टिकटें तकसीम हुई हैं ऐसे लोगों में जो अननोन लोग हैं और जहाँ पे हलके खाली हो गए थे, मैं समझता हूँ कि वो अब पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं हैं। वो कैंपेन भी नहीं ठीक चला सकेंगे, उनके पास पोलिंग एजेंट भी पूरे नहीं होंगे, उनके साथ तंजीम भी मौजूद नहीं होगी और वहाँ पर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो तंजीम को आदि को अपने साथ ले जाएंगे, ये आदि को अपने साथ ले जाएंगे और एक भानमती का कुंभा हो जाएगा निशान ना होने की वजह से। लिहाजा ये चौथे 5वें नंबर पर तो आ रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता पंजाब में ये दूसरे नंबर पर आ रहे हों या तीसरे नंबर पर आ रहे हों। काफ़ी गैप होगा इनमें और पहले नंबर में आने में। इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को कितना होगा, ये एक अलग सवाल है। क्या पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही होगी या ये आज़ाद दूसरे नंबर पर आ रहे होंगे, लेकिन पहले और दूसरे का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आप जो बात कह रहे हैं वो कोई मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इलेक्शन डायनामिक्स में सिर्फ सिंबल बहुत बड़ा एक एज और वेपन है जो हाथ से चला गया है। दूसरा एज और वेपन तंजीम और जो है कैंडिडेचर होता है वो भी हाथ से चला गया है। तो ये 2 लॉस हैं PTI को, एक कैंडिडेट्स चले गए हैं, एक बल्ला चला गया है और उसके बाद अब खंबे खड़े हैं बग़ैर निशान के। निशान पर खंबों को वोट डलना था, निशान भी नहीं है और खंबे जो हैं वो गुमनाम हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मिरेकल होने लगा है कि ये आज़ाद सारे जीत जाएंगे। राइट मुज़म्मिल, ओके, सो लेट मी टेक योर पॉइंट फर्दर। देखें, पहली बात तो ये है कि बल्ला छिना है इन उम्मीदवारों की, इनसे पार्टी नहीं छिनी। देखिए,
पार्टी है ही नहीं नीचे, पार्टी कहाँ है? पार्टी तो मौजूद ही नहीं है ना जी ना, वो पार्टी तो भाग गई है। अब निशान है और वोटर है, पार्टी नहीं है बीच में। ना 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 ना, ये मैं समझता हूँ कि ये सोचना खामख्याली है। पार्टी वो नहीं जो इलेक्शन कमीशन के पास लिस्टेड है या उन्होंने डी लिस्ट कर दिया है, या वो पार्टी जिसको एक निशान देने से इनकार कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के नाम की मैं बात कर रहा हूँ। ये नाम पाकिस्तानी अवाम की ज़बान पर है। अब ये फ़र्क बहस है कि वो कितनी तादाद में हैं। वो इस तादाद में हैं कि वो अपनी इन आज़ाद उम्मीदवारों को जिन पर तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है या नहीं, उनको जिता सकते हैं या नहीं, ये एक फ़र्क बहस है। लेकिन आप सिर्फ निशान छिन जाने की बुनियाद के ऊपर या इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की पार्टियों की लिस्ट से इसका नाम खारिज होने की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नवंबर 1979 के जो इलेक्शन अनाउंस किए थे जनरल ज़िया-उल हक ने, वो क्यों कैंसिल हुए? क्योंकि जब उन्होंने सितंबर 1979 में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कराए गैर जमाती बुनियाद के ऊपर, और उसमें पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता अवाम दोस्त कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने तकरीबन स्वीप कर लिया पाकिस्तान में, तो उसके ज़िया-उल हक को समझ आई कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये गैर जमाती बुनियाद के ऊपर भी मैं पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, तो उसको वो इलेक्शन जो हैं वो कैंसिल करने पड़े। तो देखिए, मेरा सिर्फ मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। आप जो कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त हो, ऐसा ही हो, कुछ बददिली हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ एक सेंट्रल कैंपेन का ना होने का नुकसान हो तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये किसी न किसी हद तक काउंट कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना किसी भी सियासी जमात के लिए, हमने तो देखना है जी, हम तो एक ऑब्जर्वर की सिचुएशन के अंदर हैं, हम तो उस टेंशन में से नहीं गुजर रहे जिससे सारी सियासी जमातें गुजर रही हैं। लेकिन किसी सियासी जमात के लिए ये समझ लेना कि सिर्फ एक सियासी जमात से अगर उसका इंतखाबी निशान छिन गया है तो उसका सियासी मैदान के अंदर वजूद ना होने के बराबर रह गया, या वो पहली नंबर 1 जमात से या नंबर 2 जमात से वो चौथे या 5वें नंबर पे आ गई। मेरा ख्याल है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखें तो सही, जो माहौल से मैं समझता हूँ कि जो माहौल तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है इस मुल्क में, अगर हम उसको ना भी ज़्यादा संजीदगी से लें तो फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निशान छिन जाने से उस पार्टी की पाकिस्तान के अंदर हमायत जो है वो सिरे से ही ख़त्म हो गई। मेरी अंबर, देखें, आपने 2 वोट डालने हैं MNA और MPA के। यूजुअली आप सोचते हैं कि मैंने बल्ले पे मोहर लगानी है, ऊपर भी बल्ले पे मोहर लगा दी, नीचे भी बल्ले पे मोहर लगा दी। आपने ऊपर तीर पे लगा दी, नीचे भी तीर पे लगा दी। अब दोनों के निशानात फ़र्क होंगे, लोगों के लिए मुश्किल होगा कि वो ऊपर बाल्टी देनी है, नीचे बोतल देनी है, नीचे बोतल देनी है, ऊपर बाल्टी देनी है। आम वोटर के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ हद तक आपसे इत्तेफाक करती हूँ मुज़म्मिल, कुछ हद तक। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे। इसलिए क्योंकि मैं पैटर्न्स ऑफ वोटिंग के बारे में सोच रही थी, और जिस तरीके से लोग वोट देते हैं और कौन से ग्रुप्स है जो वोट डालने जाते हैं। जो आपने और हम सब ने इलेक्शंस कवर किए हुए, हमें पता है कि वोटिंग के दिन भी जो सियासी जमातें अपने वोटर को फैसिलिटेट कर सकती हैं, सहूलतकारी कर सकती हैं पोलिंग बूथ तक, और फिर आगे उनको भेजते हैं, वो भी बहुत वो भी इनकी एक कामयाबी कुछ हद तक वहाँ भी आपको नजर आती है पोलिंग डे पर, राइट। तो मैं सोच रही थी कि इसमें एक ब्लॉक वोटर्स का होता है जो अनडिसाइडेड होते हैं, जो शायद इतने कटर सपोर्टर नहीं होते किसी पार्टी के, लेकिन शायद किसी उम्मीदवार की, किसी सियासी जमात की कोई एक चीज़ उनको पसंद आ गई हो, या वो सोचते हैं चलो इनको चांस इस बार दे देते हैं, या अच्छा इस बार मुझे लगता है कि उसने सही नहीं किया तो चलो इसको दे देते हैं। वो उसको ज़्यादा मुश्किल सामने आएगी। अब अनडिसाइडेड वोटर की कितनी तादाद है, कितनी परसेंटेज है, मैं इस वक्त कह नहीं सकती। मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं है, और पाकिस्तान में इतनी अच्छी पोलिंग होती भी नहीं है इंतखाबात से कबल कि हम इसका फ़ैसला कर सकें। लेकिन वो जो अनडिसाइडेड है, जो कुछ कभी इधर कभी उधर होता है, उसके लिए मेरे ख्याल में ज़रूर मुश्किल होगी। लेकिन जो एक कोर सपोर्टर है, और इसमें ये हमें याद रखने की ज़रूरत भी है कि जो कोर सपोर्टर, उसकी भी एक वो उनकी दिलचस्पी होगी, उनको मालूम होगा कि MNA MPA की कौन से उम्मीदवार हैं, उनके कौन से इंतखाबी निशान हैं, और वो ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में कि शहरी इलाकों में जहाँ इन्होंने अपने लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पोर्टल खोल दिया है जिसमें तमाम जो इलेक्शन सिंबल्स हैं और कौन से उम्मीदवार हैं और कौन से हल्के में वो डाल रहे हैं, तो क्या इतनी मेहनत अनडिसाइडेड वोटर करेगा?
मुझे मुश्किल लगता है। एक सेंटिमेंट की बात करें, इस वक्त मुख्तलिफ पोल्स हुए हैं। अब इंतखाबात होंगे तो मैं वसूख से कह सकूँगी कि जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, या आमिर साहब जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है। वो तो हमें देखना होगा कि ये जो एक गैर मामूली किस्म का इंतखाबात है, इसके फिर एंड रिजल्ट क्या आते हैं, नताइज क्या होते हैं। लेकिन जी, मैं तो यही समझती हूँ कि ये पोलिंग दिन के हम देख सकते हैं कि ये कितना असर हो सकता है। हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसी सियासी जमातें उठ खड़ी हुई हैं 2018 में, कभी-कभी मार्जिन हो, कभी कट डाउन टू साइज करना हो, कभी वोट थोड़े बहुत यहाँ 10,000 इधर 5,000 इधर लेने हो, तो फिर इस हद तक मेरे ख्याल में कामयाबी हो भी जाती है। वोट कम हो सकता है क्लोज, खास तौर पे कंस्टिट्यूएंसीज में हम जो देख रहे हैं पंजाब में, मुझे तो लग रहा है कि क्लोज ही होगा। तो कुछ हद तक मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं मवाजना करूं तो जैसे एक हमने देखा था कि जो राइट विंग वोट था जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को पड़ा था, वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का वोट उतना ही कम हुआ था। तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसी तरीका का मेरे ख्याल में एक टेक्निक की गई हो ताकि उनका वोट कुछ हद तक कम हो। बट ये इंतखाबात 8 फरवरी के बाद ही हम देखेंगे। देखें अंबर, आप इंतखाब में ज़रूर जाते हैं जब कैंडिडेट, तो एक निशान है, फिर एक सियासी जमात की बैकिंग होती है, उसकी तंजीम है जहाँ से आपको पोलिंग एजेंट मिलते हैं, वर्कर्स मिलते हैं, पोलिंग कैंप्स लगते हैं। किसी यहाँ तो ट्रेडिशनल कैंडिडेट होता है जिसके पास को 2-4 हज़ार वर्कर मौजूद होते हैं ज़ाती, जिनको वो सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग कैंप्स पर, पोलिंग बूथ्स पर डिप्यूट कर सकता है। यहाँ तंजीम होती है सियासी जो आपको ये स्ट्रेंथ मुहैया करती है। इस वक्त मैं जो पीटीआई के कैंडिडेट्स बिलखसूस पंजाब में देख रहा हूँ, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स हैं, लॉयर्स हैं, अननोन पॉलिटिकल लोग हैं, जूनियर पॉलिटिशियंस हैं, मुझे ये लगता है कि एक निशान नहीं है, दूसरा पीटीआई की तंजीम नहीं है। वोटर होगा, निशान नहीं है, तंजीम नहीं है, उनके ओहदेदार सारे चले गए हैं, भाग गए हैं, पार्टी छोड़ गए हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, रियासत का खौफ है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इन कैंडिडेट्स को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिलने, इनको पोलिंग कैंप्स में लोग नहीं मिलने, इनको वोटर को पर्ची देने के लिए नहीं मिलना, इनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलनी, और इस सब का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा कि जो आप लोग बात कर रहे हैं वो शायद जो 79 की वो रेप्लिकेट ना हो सके, क्योंकि उस वक़्त पीपल्स पार्टी के लोगों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया था। यहाँ तो 70% पार्टी गायब हो गई है, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग मुज़म्मिल मान रहे हैं ना कि रोका गया है। किसको रोका? नहीं, आईपीपी में जो पीटीआई के 70% लोग हैं पीपल, वो आईपीपी में चले गए हैं, तो रोका मतलब नहीं, वो जो आईपीपी में चले गए उन्हें मैंने आईपीपी में भेजा है। किसने रोका ये तो बता दें। मिट्टी के मादू निकले हैं, 2-4 दिन नहीं खड़े हो सके। यहाँ लोग कोड़े खाकर और मौत की कोठरी में बैठ के खड़े रहे थे। ये तो मिट्टी के मादू निकले हैं, 9 मई ने तोड़े हैं। किसने कहा था 9 मई करें? रियासत, मेरा मतलब है ये तो 9 मई के आफ्टर शॉक्स में 4 दिन नहीं काट सके और इन्होंने पीटीआई छोड़ दी। कभी हमने सियासी जमातों में लोगों को ऐसे सियासी जमात छोड़ते नहीं देखा है। लोग कोड़े खाकर भी पीपल भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लोग जेल की काल कोठरी से भी शेर की बात करते हैं। ये पहले मिट्टी के मादू निकले हैं जिन्होंने, मेरा मतलब है कि पार्टी छोड़ दी है। अब ना पार्टी है ना निशान है, दोनों चीजें नहीं है। हैं? ये चैलेंज है पीटीआई। ये चैलेंज नहीं है, ये हकीकत है। नहीं, ये चैलेंज नहीं है, ये हकीकत है, ये अंजाम है, ये अंजाम है। अगर अफसानवी बात होती तो फिर तो चैलेंज ना होता ना। चैलेंज है इसलिए कि ये हकीकत है और ये अंजाम है। ये एक पार्टी अपने अंजाम को पहुंची है। अंजाम 8 फरवरी को पता चलेगा मुज़म्मिल साहब। ये पहले कोई नहीं कह सकता कि अंजाम क्या है।
ये उनका चैलेंज है। वो कितनी कामयाबी से इससे निपट सकती हैं या इस चैलेंज का सामना करने में नाकाम होती हैं, ये हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। बस जितनी आमिर साहब जितनी कामयाबी से कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर उन्होंने हिकमत अमली बनाई, जितनी कामयाब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ के बनाई, जितनी कामयाबी से उन्होंने धरने दिए, जितनी कामयाबी से उन्होंने 9 मई किया, उतनी कामयाबी से 8 फरवरी भी करेंगे। आप बेफिक्र रहें। आपसे बड़ा नाक़िद हूं पीटीआई का इस मामले में। नहीं, आपको उम्मीद ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, नाक़िद होने के बावजूद आप ख्वाब देख रहे हैं, नाक़िद होने के बावजूद ख्वाब देख रहे हैं। आप एक प्रोग्राम में नहीं थे तो अंबर ने बकायदा मेरे पे इल्जाम लगाया था कि आमिर साहब आपकी जाली ऑप्टिमिज्म होता है। तो ठीक है, जाली ऑप्टिमिज्म जाली ऑप्टिमिज्म है, ये बात ठीक है अंबर में। मैं वाहिद अंबर से मुत्तफिक हूँ कि आपका जाली ऑप्टिमिज्म है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जाली से, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये चैलेंज का ये अभी हमारे लिए बतौर एक तजियाकार, बतौर एक ऑब्जर्वर ये कहना कि नहीं जी अंजाम हमें नजर आ गया, नहीं, अंजाम हमें हमारा तो काम ही एनालिसिस करना है। हमने लोगों को तजिया बताना है, खबर तो नहीं देनी, तजिया बताना है भाई। हाँ जी, एनालिसिस करना हमारा काम है। हमारा काम पेशीन गोइयां तो नहीं करना ना। नहीं, तजिया है कि अंजाम को। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई ने दी हुई थी वो उन्होंने वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट से भी उन्होंने जो तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई थी वो वापस ले ली। क्या पीटीआई को अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए है? आमिर साहब बहुत ऑप्टमिस्टिक थे हैं कि जी पीटीआई को पास अभी बड़ा चैलेंज है, बड़ा ऑप्टमिज़म है, बड़ा चांस है। उन्होंने कहा है कि अब हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ना कंटेम्प्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम घर जा रहे हैं। तो आमिर साहब, ये दरख्वास्तें लेवल प्लेइंग फील्ड की क्यों वापस ले ली पीटीआई ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी, इलेक्शन कमीशन सबको नोटिस किए हुए? देखिए, मेरा ख्याल है एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर जो उनका फैसला आया है जिसके नतीजे में उनको बदला नहीं मिला, मेरा ख्याल है ये वाली बहस के लेवल प्लेइंग फील्ड और उसमें किसको अहकामात जारी किए जाएं या किसको कहा जाए कि आपने अदालती अहकामात नहीं माने, वो हो सकता है कि पीटीआई के नज़र में अब वो बेमानी हो गई। दूसरी बात ये है कि अब पीटीआई को ये नज़र आ गया कि 24 दिन जो रह गए हैं उसके अंदर या तो हम अदालतों में अपने मुकदमात लड़ सकते हैं या फिर हम इस इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा ना कि वो बड़ा चैलेंज है। तो देखिए, वो छोड़ के घर नहीं चले गए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पीटीआई का जो बेहतरीन सियासी फैसला पिछले 5 सालों में मैंने देखा है वो ये है कि वो हर हाल में इन इंतखाबात को ज़रूर लड़ेंगे। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, पीटीआई एक कल्चर शॉक में से गुजरी है। पीटीआई की सियासत पर अगर आप एक नज़र डालें तो 1997 से लेकर 2013 तक तो उसकी कोई पजीराई नहीं हुई कहीं पर भी। 2013 में उनके, बल्कि 14 में मैं कहूँगा कि उनके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखा गया और 2014 में उनके हवाले एक बुलडोज़र कर दिया। उनको एक बुलडोज़र पर बिठा दिया गया कि जी आप अपने आसपास जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती तबाही मचा दें और ये हुकूमत का गवर्नेंस हुकूमत के लिए जो है वो इम्पॉसिबल बना दें। फिर 2018 में उनको उस बुलडोज़र से उठाकर तो एक मोटरवे पे डाल दिया गया जो कि सीधी वज़ारत उज़्मा तक जाती। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जो पाकिस्तान की सियासत के हकीकी रास्ते हैं ना, जो बड़ी ही खड्डों वाली दुश्वार गुजार पगडंडियाँ हैं, उसके ऊपर आना पड़ा। उसमें ना तो आप अपनी मर्जी की स्पीड रख सकते हैं और आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है, क्योंकि आप गलत कदम रखेंगे तो आप गिरेंगे, आपको चोट लगेगी। तो मेरा ख्याल है ये 22-23 दिन इस कल्चर शॉक को ओवरकम करके इलेक्शन की तैयारी करना जो है वो एक बहुत पहाड़ जैसा चैलेंज है। और इसी को सामने रखते हुए क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने आज कुछ सख्त कलमात भी कहे सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके बेंच के सामने हम ये मुकदमा प्लीड ही नहीं करना चाहते। बट लेट्स नॉट फॉरगेट
कि गौहर अली खान साहब ने यह भी कहा है कि हम एक रिव्यू पिटिशन ज़रूर दायर करेंगे, लेकिन आज उनका जो ये अपनी पिटिशन वापस लेने का जो फैसला है, उससे मुझे तो कम से कम ये लग रहा है कि पीटीआई अब अपनी तमाम तर एनर्जीज़, अपनी तमाम तर तवज्जो वो इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाह रही है, ताकि वो किसी न किसी हद तक एक मजबूत अपने जो उसके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको किसी न किसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ 8 फरवरी को इंतखाबी मैदान में भेज सकें। जी मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन अंबर की बारी है। मैं फिर वो मेरा और आपका ही शो बन जाएगा और अंबर मुझे बूमर अंकल कहना शुरू कर देगी, तो अंबर ज़रा एम्फसाइज कर लेना आपके पॉइंट को, फिर मैं इकट्ठा ही रिबटल दे दूँगा। वैसे ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो इस्तिलाह है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो वो समझते हैं कि वो वाकई वहाँ उनको फतह हासिल हुई है, वो बहुत बुरी तरह बैकफायर हुई थी। ये जो बल्ले के निशान के हवाले से जो मुकदमा जो हेयरिंग थी, जो समात चली थी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये भी उस वक्त, मुझे उनका जुमला भी अच्छी तरह याद है कि आप मुल्क भर में लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जमात में आप लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे समझे कि आप एक जमहूरी पार्टी है। तो मेरे ख्याल में कि ये मामला एक तो ये है कि जाहिर है जो उनके खिलाफ फैसला आया, जो अदालत है और जो फैसला, उसकी वजह से कुछ मायूसी तो ज़रूर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें क्या सिर्फ अपनी एनर्जीज इलेक्शनियरिंग में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस स्पेसिफिक मुकदमे को भी देखें, जो इस तरीके से सबूत पेश किए गए थे वो बहुत नाकस थे, और मैं तो यही समझती हूँ, और मुजम्मिल आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। आप देखें कि बल्ले के निशान की समात के दौरान भी गौहर अली खान साहब के घर पे छापा पड़ा, और ये झूठ तो नहीं था, ये सबके सामने हुआ। उसके बाद वो वापस भी आए, आईजी भी गए, और ये मीडिया में भी इस पे बात हुई, उन्होंने वीडियोस भी पेश की, इसमें कोई झूठ नहीं था। इससे यही जाहिर होता है ना कि मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनको बहुत हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड शायद मुयसर ना हो रहा हो, लेकिन उसको वो डिफाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं है, ना वो सबूत पेश कर पा रहे हैं। वो इस मुकदमे को अपनी मैं तो वाकई समझती हूँ, जब मैंने उनकी तकारीर देखी, लतीफ़ खोसा साहब की, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन मुझे तो लगा था कि सियासी तकरीर वाकई है। वो सबूत जो एक मौका था कि आप ऑन द रिकॉर्ड अदालत में आप बता सके, पेश कर सकें, वो उन्होंने पेश ही नहीं किया। तो जब इसको एक आप अनडिफाइंड वर्ड रखना चाह रहे हैं, जब आपको नज़र आ रहा है कि अदालत शायद इतनी सिंपैथेटिक नहीं है। आखिरी बात मैं जो करना चाहूँगी कि इसके बावजूद कि मुझे लगता है अदालत शायद कम सिंपैथेटिक थी, कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जिन्होंने बल्ले के निशान के वक्त पूछा था तहरीक इंसाफ के वकील से, कि अली ज़फ़र साहब से, कि आप मुझे बताएं कि जो उम्मीदवारों ने आपको 50,000 रुपए दिए थे अपनी कागजात सबमिट करने के लिए, तो उसकी कोई आपके पास चालान है, कोई रिसीट है? आप बाकी लोगों से तो रिसीटें मांगते हैं, तो वो भी इसमें ज़ाहिर है बहुत वो मीडिया में भी चला, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, और वाज़ेह तौर पर कहा, ऐसा ही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक ही जमात नजर आ रही है, बाकी जमातें को नजर नहीं आ रही। तो ये मुकदमा जा सकता था उनके हक में, लेकिन मुझे लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उसको और अपने खिलाफ उसको वीक रखना चाह रहे हैं, मुबहिम रखना चाह रहे हैं, और साथ साथ उनको शायद लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अब हम वो चांस नहीं लेना चाहते। और तीसरी बात है कि वो सबूत भी कर पाए। देखें, मेरी बात सुने, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुकदमा था, ये उन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि हमारे कागजात जमा नहीं कर रहे हमसे और हमारे कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। ये केस था, ये वो इंट्रा पार्टी वाला केस नहीं था। ये केस था कि इलेक्शन कमीशन, अच्छा नहीं था ना, तो ये जो उन्होंने विड्रॉ किया है, इस केस में इलेक्शन कमीशन ने फिगर्स दिए कि पहले मरहले में 78% कागजात पीटीआई के लोगों के कबूल हुए हैं। जो रिटर्निंग अफसरों ने कबूल किए हैं उनकी रेशो 78% है पूरे मुल्क में, सूबाई और कौमी असम्बली के। अब जब वो अपीलों ट्रिब्यूनल्स के बाद तो वो कोई 89-90% के करीब पहुंच गई है।
तो इलेक्शन कमीशन ने तो इसमें जवाब दिया कि इन्होंने कहा है कि 90% हमारे कागज़ मुस्तरद हो गए हैं, जबकि इनके 78% जो हैं वो कबूल हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको जुर्माना किया जाए और इन पर तौहीन अदालत लगाई जाए। ये एक झूठी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जिसके जवाब में वो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आपने तो सिर्फ 4 नाम लिखे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो पूरे नाम और फिगर्स और सब कुछ दे के कहा है कि आपके 78% कागज़ जो हैं वो रिटर्निंग अफसरों ने कबूल कर लिए हैं और बाकी ट्रिब्यूनल से हो रहे हैं। तो एक कंटेम्प्ट कहाँ हो गई और लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला कहाँ से आ गया? तो इसका जवाब पीटीआई के पास नहीं था और उन्होंने कहा कि हमें तैयारी के लिए वक्त दे दें और एडजमेंट मांग ली। अब आप देखें ना, आप दोनों 2 केसों को मिलाकर एक बड़ा खूबसूरत बयानिया बनाते हैं कि जी अब ज़रूरत नहीं थी, अब वक्त नहीं था, अब भाई केस ही गिर गया इलेक्शन कमीशन के फिगर्स के आगे कि 90% कागज़ आपके मुस्तरद कबूल हो गए हैं। आप सब कहते हैं रिटर्निंग अफसरों ने कागज़ मुस्तरद कर दिए, 78% कागजात तो रिटर्निंग अफसरों ने कबूल किए हैं। ये फिगर जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं तो पीटीआई के पास कोई, उन्होंने कहा हम तो सोशल मीडिया से सब कुछ लेके आए हैं। भाई सोशल मीडिया का झूठ काजी फायद ईसा की अदालत में तो नहीं चल सकता। वो आप दोनों को तो इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन काजी फायद कोर्ट ऑफ लॉ को तो इम्प्रेस नहीं कर सकता वो नैरेटिव बिल्डिंग का केस। वहाँ तो फैक्ट एंड करता, वहाँ तो फैक्ट एंड मतलब आप पेश नहीं कर पाए। मैंने तो भाई इसलिए वो भागे हैं कि उन्हें जुर्माना भी हो जाना था और सजा भी हो जानी थी। आप ये अब आप देखिए, ये जो बल्ले का निशान का केस है, मैं इसलिए हम मवाजना जरूर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान से ताल्लुक है, बेंच वही है, सबूत का मामला है। देखिए कोई नहीं कह सकता कि जो टेक्निकलिटी नहीं, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड नहीं हुए उनके? मैं कह रही हूँ, मैं यही फ्रॉड इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने। बात मैं यही कह रही हूँ मुजम्मिल। देखिए इलेक्शन जो है जिस तरीके से किए गए वो तो एक्सपोज हो गया ना। तो बस फिर कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, ज्यादती क्या हो गई इसमें? कानून के मुताबिक फैसला तो हुआ होगा, लेकिन उसके होगा नहीं, हुआ है। आप ये जो इब्हाम बीच में रख के उनको मार्क्स देती हैं ना, यही बात है गलत। जो बुनियादी हुकूक सल्ब किए गए हैं, जो वोटर कौन सा आप कानून तोड़कर बुनियादी हुकूक लेना चाहती हैं? आपका ख्याल है कि मैं कानून तोड़ूंगी और उसके बाद मैं बुनियादी हुकूक भी लूंगी? कोई ये नहीं कह रहा कि सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक बीच का रास्ता भी निकल क्यों? कानून में कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। वहां यहाँ आप बरी होते हैं या सजा होती है, बीच का रास्ता क्या होता है? लेकिन कानून में डिफाइन भी तो नहीं किया गया कि अगर सर्टिफिकेट पेश किया और उनके भाई झूठा सर्टिफिकेट पेश किया आपने, इंतखाब ना कराया और सर्टिफिकेट पेश किया तो झूठा सर्टिफिकेट पेश किया। आपके साथ आप जाली फ्रॉड इंतखाब हुआ था। देखिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, मतलब ये तो आप भी मानती है ना कि फ्रॉड इंतखाब था, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, ये भी उनके नहीं फ्रॉड इंतखाब था, ये तो आप मान लें फ्रॉड इंतखाब था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये भी देखना है कि ये जो 13-14 जो उम्मीदवार बनना चाहते थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाब के लिए, क्या उनके हुकूक ज्यादा अहम है या वो जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो वोटर है? ये भी गलत नैरेटिव है। क्या कोई वोटर, ये गलत बात है। ये क्या कोई वोटर कल अदालत में फर्ज कर ले मेरे हल्के से नहीं अंबर, फर्ज कर ले कल मेरे हल्के से पीटीआई कैंडिडेट नहीं देती, खाली छोड़ देती है, मैं अदालत चला जाऊंगा, मैंने उनको वोट डालना है, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, उनको मजबूर किया जाए कि वो मेरे हल्के में कैंडिडेट दें? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते, नहीं जा सकता। बैलेट में जो है मुझे उसमें से चूज करना है। मैं गलत बात ना करें, जो बैलेट में वोटर ने बैलेट में जो है उसमें से चूज करना है। बहरहाल ब्रेक लेनी है। सिंध पूरे में पीटीआई के कैंडिडेट्स थे 2018 में, उन्होंने तो फिर पीटीआई को वोट नहीं डाला, उन वोटर का क्या बनेगा? बलूचिस्तान में कैंडिडेट नहीं थे। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सेनेट में जिन्होंने करारदाद मूव की थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, फिर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ आया है
कि हम सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन हुकाम ने कहा है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट को ख़त में जवाब दिया है कि सेनेट की करारदाद पर गौर व खोज किया गया है, लेकिन आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लिहाजा अब इंतखाब मुलतवी नहीं हो सकता। आमिर साहब, सेनेट की करारदाद इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी, ठीक किया? की जगह ये थी, लेकिन मुजम्मिल बात यह है कि प्रोग्राम इससे पहले वाले हिस्से में आपकी और अंबर की नोक झोंक ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए असूलन तो हमने आपको सेंसर कर दिया। हाँ, आप बोल रहे हैं। असूलन तो इस वक्त मुझे ही सारी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या बात करूं, ये एक बोरिंग सी खबर है। तो देखें, नहीं, आप उसी टॉपिक पे बात कर लें, कोई बात नहीं, देखें बात सुने। सेनेट इस वक्त एक बिल्कुल फारिग इदारा है, इतना फारिग है कि 100 बंदों की सेनेट में इस वक्त मुश्किल से 13, 14, 15 बंदे एक वक्त में जाते हैं। उसमें एक सेनेटर ने ये एक करारदाद पास की, वही 12-13 बंदों की हमायत से हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया कि जी अक्सरियत से पास हो गई है वो। फिर उसने सेनेट के चेयरमैन को ख़त लिखा कि जनाब वो जो मैंने बात की थी कि इलेक्शन मुलतवी किए, मुझे कोई जवाब नहीं आया, तो आप इसका पता करें कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रही। तो एक रस्मी सा खत इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा है। इस तरह की करारदादों की और इस तरह के खतूत की जगह ही रद्दी की टोकरी होती है। बड़ा अच्छा किया कि इलेक्शन कमीशन ने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर उसको उसी जगह पे भेज दिया जो उसका जायज़ मकाम है। अब इससे ज़्यादा दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं ढेर सारा वक्त लूँ यहाँ पर इसके ऊपर बात करने का, ताकि वो पूरा हो सके कमी जो कि पिछले आप सेनेटर्स पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। नहीं, मैं अपना वक्त आमिर साहब को इनायत करती हूँ। आप गुस्सा निकालें। देखिए, आप मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स पर अपना गुस्सा भरपूर निकाल सकते हैं। नहीं जी, ये कोई बात नहीं है। ये खामखा में ये लोग जो फारिग बैठे हुए होते हैं ना, मक्खियाँ मार रहे होते हैं वो सारे, ये उनकी तरफ से ना एक शरारतें सी होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर माहौल ऐसा है, मीडिया इतनी फैला हुआ है, सोशल मीडिया का इतना ज़ोर है कि इस तरह की शरारतें जो हैं वो बेवजह अपनी हजम से वो ज़्यादा जगह जो है वो घेर लेती हैं कई दफ़ा। और ये यहाँ पे हुआ है, ना किसी ने सेनेट की इस तरह की करारदाद को सीरियसली सुनना था जी, और ना ही उसकी कोई कानूनी हैसियत है। ये एक राय ज़्यादा से ज़्यादा इसको कहा जा सकता है। बड़ा अच्छा है इलेक्शन कमीशन ने जल्दी रद्द कर दिया इसको, ताकि ये मामला ही खत्म हो। अंबर, शुरू में तो सबका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे है, ऐसे ही नहीं हो सकता, राह हमवार की जा रही है इंतखाबात मुलतवी करने की। और जब ये करारदाद आई तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, लोग बड़ा समझा रहे थे हमें कि इसके पीछे बड़ा एक गेम प्लान है, बड़ा स्क्रिप्ट है। वो सारा कुछ ही फॉल आउट हो गया, कुछ भी नहीं निकला पीछे से। अच्छा, बहुत दिलचस्प बात है। कोई 2 महीने पहले मेरी कुछ कराची की रिपोर्टर्स के साथ मेरी अभी शर्त चल रही थी, और शर्त ये थी कि इंतखाबात होंगे नहीं। मेरा मौक़िफ़ था कि इंतखाबात होंगे, फरवरी में जब अब तय हो गया है तो उसी वक्त होंगे। तो जब ये पहली करारदाद, और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक करारदाद जो ख़बरों में बहुत उसकी गर्दिश हुई थी, कोई 3-4 करारदादें पेश हो चुकी हैं। मैंने कल परसों एक और इंडिपेंडेंट सेनेटर जो फाटा से है उन्होंने भी की थी, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ये खबर भेज दी, बल्कि स्क्रीनशॉट भेजा टीवी चैनल का कि देखें आप शर्त हार रही हैं। मैंने भी उसी वक्त यही कहा था कि ये देखिए, कुछ सेनेट की रेजोल्यूशन है, करारदाद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसको पस मंजर में रखना चाहिए। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी सी देर की। वो भी शायद इसको अहमियत उसको नहीं दे रहे थे मीडिया के शोर के अलावा, कि ये 3-4 करारदादें, ये कोशिश होती रही। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ वाज़े तौर पर पहले ही कहते कि इंतखाबात जैसे तय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारी मदद फराहम की, सदर अलवी के साथ हमने एक तारीख तय की, हमारी तैयारी मुकम्मल है, उसी वक्त होगी, करारदाद से उसकी तारीख चेंज नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में कि मामला ख़त्म था, इतनी स्पेकुलेशन भी ना होती। जहाँ तक आपने बात की कि ये भी स्पेकुलेशन थी कि शायद कुछ ड्रिवन है, एस्टैब्लिशमेंट है, देखिए इसमें कोई शक नहीं, कुछ हल्के हैं जो शायद नहीं चाहते, और शायद कुछ ऐसे भी हल्के हैं जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल से बेनिफिट भी करते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, मेरे पास 1 मिनट रह गया अंबर,
मेरा आखिरी 1 मिनट है, और वो ये है कि ये वो सेनेटर्स हैं जो ख़ुद को अगली दफ़ा इलेक्ट होता नहीं देख पा रहे और उनको लग रहा है कि ये उनकी अगली बारी नहीं है। बलूचिस्तान का नया मंजरनामे में इनकी दुकानें बंद होती नज़र आ रही हैं। ये जो आज़ाद सेनेटर्स वहाँ से आ गए थे बाप शाप के, तो समेत सादिक संजरानी सबकी छुट्टी होती जा रही है मार्च में, तो वो अपनी छुट्टी बचाने के चक्कर में थे, जो कामयाब नहीं हुई। इससे ज़्यादा इसके पीछे कुछ नहीं था। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।